फिलॉसफी का इम्पोर्टेंस क्या है। आप देखेंगे तो दुनिया में जितना भी अच्छा लिटरेचर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रचा गया है, उन सब ने फिलॉसफी के सामने घुटने पर बैठ करके हाथ जोड़ करके जो है फिलॉसफी का जो है आधिपत्य स्वीकार किया है। कहा है कि जय फिलॉसफी, जय जय फिलॉसफी। अभी आज मैंने जो है अवेस्ता से एक एग्जाम्पल दिया और बहुत खूबसूरत लाइंस लगी मुझको वो, है ना। इसके पहले भी जो है मैंने पर्शियन लैंग्वेज की जो है एक कहावत लिखी, आप देखिए तो उसमें भी कहा गया था। और मैं धीरे धीरे शो करूंगा और आज की क्लास में भी जब हम पाइथागोरस को पढ़ेंगे तो पाइथागोरस में भी आप पढ़ेंगे कि पाइथागोरस ने भी यही माना कि फिलोसोफर भगवान के बनाए हुए सबसे अच्छे, बाकी सब तो ऐवे हैं, मतलब दे आराम, तो वो इस धरती पर आए हैं खा पी करके मर जाएंगे। लेकिन जो फिलोसोफर है वो धरती को छोड़ेंगे कभी नहीं। पूरी दुनिया में जब कभी भी क्लैशेस हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जब कभी भी ह्यूमैनिटी को या फिर जो है जो सोसाइटी का गुड है, अगर उसको कभी भी नुकसान पहुंचा है तो उसकी रक्षा हमेशा और हमेशा फिलोसफी ने की। फिलोसफी बहुत महान है। और ये आपका जब डीएफ जाएगा ना इंटरव्यू बोर्ड के सामने, आप महसूस करोगे कि जब आप बाहर निकल कर के आओगे और बाकियों से बात होगी, इंटरव्यू बोर्ड भी आपके सामने अदब से बैठेगा। वो जानता है कोई फिलोसफी वाला है और दुनिया में आपकी एक आइडेंटिटी और भी बनेगी। जब आप आगे चल कर के किसी से भी बोलेंगे कि आपने फिलोसफी हासिल फिलोसफी फिलोसफर्स की दुनिया में आप केवल ये नाम बोल सकते हैं, ये अपने आप में आपकी आइडेंटिटी भी गुरु शिष्य कहेंगे आप इधर उधर की ज़्यादा बता रहे हैं। ये सब पाइथागोरस की फिलोसफी बता रहा हूँ। मुझे दुनिया में कोई भी टॉपिक है, मैं अपने टॉपिक पे रहूँगा, मैं अपने टॉपिक पे रहते हुए दुनिया के हर टॉपिक एंड आई विश कि आप लोग इससे ये सीखिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप लोग को बहुत काम आने वाला है। मुझसे कुछ सीखो ना सीखो, मुझसे मेरा बोलना जरूर सीखो। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे एनाक्सिमेनीज के ऊपर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनाक्सिमेनीज, राइट। कागज कलम दवाकला और फिलॉसफी पर जो है काम शुरू किया जाए। तो मैं आप लोग के साथ सबसे पहले स्क्रीन ही शेयर कर देता हूं। और हमारी स्क्रीन क्या कहती है? कहती है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाक्सिमेनीज के। इट इज ऑल अबाउट द एनाक्सिमेनीज। अब एनाक्सिमेनीज की खासियत क्या है? कल सबसे पहले हमने थेलीस को पढ़ा था। थेलीस के स्टूडेंट का क्या नाम था? एनाक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर। और एनाक्सिमेंडर के जो है स्टूडेंट का नाम क्या था? इनके डिसाइपल का नाम क्या था? इनके डिसाइपल का नाम था एनाक्सिमेंडर। यानी कि गुरु शिष्य का चाहिए कि पूरी की पूरी एक
परंपरा, एक ट्रेडिशन दिखाई देती है। आगे चल कर के ऐसी ही एक परंपरा तब दिखाई देगी जब हम सोक्रेटिस को पढ़ेंगे, सोक्रेटिस के बाद प्लेटो को पढ़ेंगे और प्लेटो के बाद हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रिनिटी है फिलोसफी में बहुत बड़ा मजेदार है, इसे हम बार बार देखें, ठीक है ना। एनेक्सिमेनिस के बारे में क्या है, जैसे अगर आप पहले थेलीस को देखेंगे तो थेलीस के बाद जब आप देखते हैं, किसे देखते हैं आप, थेलीस के बाद एनेक्सिमेंडर को देखते हैं। तो थेलीस की फिलॉसफी को पढ़ करके लगता है जब हम नया नया फिलॉसफी पढ़ना शुरू करते हैं, हम सुप्रीम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, तो सुन करके अच्छा लगता है, ओह माय गॉड, इन्होंने तो बताया कि एयर से बना है, वाटर से बना है, गुड। और उसके बाद जब एनेक्सिमेंडर आते हैं, द डिसाइपल ऑफ थेलीस, तो उनकी खासियत ये होती है कि एनेक्सिमेंडर थेलीस की फिलॉसफी को ना सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं बल्कि उसको और बेटर तरीके से इवॉल्व भी करते हैं। क्रिटिसिज्म को कभी भी हमें निगेटिवली नहीं लेना चाहिए। क्रिटिसिज्म हमेशा इवोल्यूशन को जन्म देती है, यानी कि इतना जो है आप क्रिटिसाइज होते हैं। अच्छा, क्रिटिसिज्म का भी मतलब नहीं है कि कोई आपकी शक्ल पर आकर के बोल दे कि जाओ तुम्हारी शक्ल ही मुझे अच्छी नहीं लगी, दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं, हेडलेस क्रिटिसिज्म नहीं। द क्रिटिसिज्म मस्ट बी मीनिंगफुल with the support of the facts. Got it? क्रिटिसिज्म वैसा होना चाहिए। इसीलिए कबीर आगे चल करके लिखते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, ठीक है, शायद कबीर का है, ऐसा है, बिन साबुन बिन पानी मैला करे सुभाए। यानी कि आप जो है अपने क्रिटिक को हमेशा अपने पास रखिए, जरूरत पड़े तो घर के बगल में जो है आप एक छोटा सा उसका भी घर बनवा दीजिए, ठीक है। गुनाहों का देवता नाम का एक बड़ा फेमस नॉवेल है और उस नॉवेल में धर्मवीर भारती के जरिए लिखा हुआ है, पढ़ना चाहिए आपको। उसमें धर्मवीर भारती यहाँ तक लिखते हैं कि जिससे प्यार कीजिए, सुनिएगा आप लोग के काम कीजिए, जिससे प्यार कीजिए उसे गोली मार, और जिससे दुश्मनी उससे साथ, है ना। क्योंकि प्यार क्या होता है, एक समय के बाद वो फॉर्मेलिटी, फिर माइक्रोस्कोप लगा करके ढूंढना पड़ता है कि इस रिश्ते में प्यार कहाँ है। शादी के बाद वैसे जंग लड़ेंगे दुश्मन के साथ, पर इसका सेंस यही है कि क्रिटिक्स क्रिटिक होना चाहिए कोई न कोई। तो आप देखेंगे कि सोक्रेटिस की फिलॉसफी को हल्का सा क्रिटिसाइज प्लेटो करेंगे और प्लेटो की क्रिटिसाइज को जी भर करके एरिस्टोटल करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, यही काम थेलीस की फिलॉसफी को एनेक्सिमेंडर करते हैं। और आपने जब एनेक्सिमेंडर को देखा तो एनेक्सिमेंडर जो है इस बात पर सोचते हैं कि अच्छा, गुरुजी ने तो कहा था कि द सुप्रीम एलिमेंट मस्ट बी वाटर, but how water can be the supreme element? Because water is not infinite.
एंड सुप्रीम एलिमेंट शुड बी ऑलवेज इनफाइनाइट। फिर उन्होंने एपिरॉन का कॉन्सेप्ट दिया, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, इनफाइनाइट, द बाउंडलेस। और एनेक्सिमेंजर वहीं पर नहीं रुक जाते हैं, एनेक्सिमेंजर थेलीस का नाम रोशन करते हैं। हर गुरु की चाहत क्या होती है, उसके पास बहुत अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस को शायद ही कोई जानता अगर उनके पास विवेकानंद जैसा स्टूडेंट ना होता। द्रोणाचार्य को शायद ही कोई जानता अगर उनके पास अर्जुन जैसा कोई स्टूडेंट ना होता। मुझे लोग नहीं जानते ये किसकी कमी है। बताइए जरा। द सक्सेस ऑफ a teacher depends on his or her disciple। एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट गढ़ पाए या ना गढ़ पाए ये जरूरी नहीं, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट अपने टीचर को रोशन कर देता है। टीचर इज लाइक अ सैटेलाइट, इट इज लाइक अ प्लैनेट, बट अ गुड स्टूडेंट इज लाइक द स्टार। हमें खुद की रोशनी नहीं, हम अपने बच्चों की रोशनी। तो अगर 2026 के बाद भी मेरे को लोग नहीं जाने, किसकी फॉल्ट हो, किसकी दिक्कत है? इट इज नॉट दैट आई एम नॉट अ गुड टीचर, बट अच्छे स्टूडेंट नहीं मिले, इसलिए तो मैंने सोच लिया पढ़ाना ही छोड़, बाबा बन जाओ। वैसे भी फिलॉसफी के बाद मैंने कहा था ना कि एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने फिलॉसफी मन से पढ़ ली तो आप आगे चल करके बाबा या बाबी भी बन सकते, जबरदस्त कमाई है ना, तो यू कैन कंसिडर इट। तो एनेक्सिमेंडर काफी अच्छे थे, लेकिन एनेक्सिमेंडर के बाद जो आए साहब, कौन आते हैं एनेक्सिमेंडर के बाद? तो सबसे पहले थेलीज आए, थेलीज के बाद आपके एनेक्सिमेंडर आए, एनेक्सिमेंडर के बाद आपके एनेक्सिमेनीज आए। अब ये भी सही है कि जब कहीं पर चाहे वो ब्लड लाइन में हो, चाहे वह गुरु शिष्य ट्रेडिशन में हो, जब बेस्ट वाला आ जाता है ना तो उसके बाद के सब नालायक आते हैं। जैसे अगर किसी का पिता बहुत महान हो ना, तो उसकी संतानें फिर उतनी महान नहीं पाती। आप पूरी हिस्ट्री उठा करके देखिए, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता आपसे ज्यादा महान सिद्ध हों, आप लोग थोड़े से नालायक साबित हुए। ठीक है, ऐसा करिएगा मत, आप अपनी पूरी टैलेंट को जो है निखारिएगा। और इसी तरह से जब कोई बहुत महान टीचर हो जाता है ना, तो वो नॉलेज की उस लिमिट तक पहुंच जाता है कि उसके बाद और कुछ बचता ही नहीं है। सोक्रेटिस के काम को प्लेटो ने आगे बढ़ाया, प्लेटो के काम को एरिस्टोटल ने आगे बढ़ाया, लेकिन एरिस्टोटल अपने समय में नॉलेज की उस लिमिट तक पहुंच गए थे कि उसके बाद उनका जो सबसे बढ़िया वाला चेला हुआ वो कौन था? अलेक्जेंडर हुआ। और वो फिर फिलॉसफी के उस ट्रेडिशन को आगे नहीं बढ़ा पाता है, खत्म हो जाता है। एनेक्सिमेंडर चूंकि बहुत अच्छा जो है उन्होंने फिलॉसफी में योगदान दिया, तो एनेक्सिमेनीज ये उतने बढ़िया
फिलोसफर साबित नहीं हुए। अनैक्सिमेनिस फिर क्या करते हैं, अनैक्सिमेनिस के साथ ये जो है फिर से उसी जगह लौट करके आते हैं जहां से कि कहानी शुरू हुई थी। और ये कहां पर लौट करके आ जाते हैं, ये अनैक्सिमेनिस जो हैं ये कहते हैं कि जब इनसे पूछा गया कि आप बताइए कि सुप्रीम एलिमेंट क्या है, तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम एलिमेंट इज द एयर। और इन्होंने कहा, अब ये चूंकि अनैक्सिमेंडर के स्टूडेंट हैं तो ये कहते हैं कि एयर इज इनफाइनाइट। यानी कि अगर हम देखें तो एपिरॉन के मुकाबले एयर जो है वह उतना इनफाइनाइट सेंस नहीं रख सकता है, क्योंकि एयर कई जगहों पर नहीं भी होता है, तो ये इनफाइनाइट नहीं हो जाता है। अब ये कहते हैं कि ये जो एयर है, ये एयर ये कन्वर्ट होता है, किसमें, यही एयर जो है फायर बनता है, यही एयर वाटर बनता है, और यही एयर अर्थ भी बनता है। यानी कि 4 एलिमेंट्स को जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसमें से जो 3 एलिमेंट्स हैं, these 3 elements are made up of air only। तो सुप्रीम एलिमेंट इन्होंने एयर माना, और इन्होंने कहा कि जो सोल है, एयर को इतना ही नहीं रुकेंगे, इन्होंने कहा कि सोल इज आल्सो अ काइंड ऑफ एयर। यानी कि इन्होंने जो है परम तत्व किसे माना, परम तत्व इन्होंने वायु को माना, और कहा कि यही वायु परिवर्तित होता है, रूप बदल लेता है, किसके रूप में, तो इन्होंने कहा कि अग्नि के रूप में, इन्होंने कहा कि जल के रूप में, इन्होंने कहा कि पृथ्वी या भूतत्व के। आगे ये कहते हैं कि आत्मा भी क्या है, आत्मा भी एक प्रकार की वायु है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनैक्सिमेनिस की बातें जो हैं वह पूरी तरह से कैसी हैं, वह पूरी तरह से हवाई है। अगर अनैक्सिमेनिस को हमें एक सेंटेंस में समेट देना हो तो विद ऑल द लॉजिक आई कैन से, एंड इस एक लाइन में ना सिर्फ अनैक्सिमेनिस को मैं समेट रहा हूं, बल्कि अनैक्सिमेनिस का मैं क्रिटिसिज्म भी आपको दे रहा हूं कि अनैक्सिमेनिस का दर्शन हवाई बातें हैं। आप देखिए पूरा अनैक्सिमेनिस इसी लाइन में हमने निपटा दिया। तो इससे ज्यादा अनैक्सिमेनिस के बारे में बात करने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो है अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ करके हम कहाँ पर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे अब पाइथागोरस पर। अब देखिए सबसे पहले जब हमने ग्रीक फिलॉसफी को डिवाइड किया था, तो ग्रीक फिलॉसफी के डिवीजन में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिया था, ग्रीक फिलॉसफी में सबसे पहले हमने माइलेशियन एज को लिया था। ठीक है, माइलेशियन एज को लिया। माइलेशियन एज में हमने जो है हमने टीचर और उनके डिसाइपल की एक सीरीज ली, जिसमें थेलिस, एनेक्सिमेंडर और अनैक्सिमेनिस को हमने लिया। अब इसके बाद हम जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो पाइथागोरियन स्कूल का है, और पाइथागोरियन स्कूल के जो फाउंडर हैं उनका नाम ही है पाइथागोरस। अब जब मैं पाइथागोरस को बोल रहा हूं
तो कहीं दूर स्वर्ग में बैठे हुए पाइथागोरस दोनों हाथ हवा में फैला करके ये डायलॉग मार रहे होंगे। पाइथागोरस नाम तो सुना ही होगा, सुना है आप लोगों ने पाइथागोरस का नाम? तो एक बहुत ही शानदार फिलोसोफर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंड आई कैन से विद द गारंटी कि स्वाद आ जाएगा आप लोग को, फिलोसफी का आनंद, फिलोसफी का मजा आ जाएगा आपको। तो क्या हम लोग तैयार हैं पाइथागोरस के बारे में बात करने के लिए? आर वी रेडी? तो चलिए हम लोग अब पाइथागोरस के ऊपर बात करेंगे। खुशी, हाँ भैया। हमें खुशी होगी कि आप पूरे दिल से पढ़ें। आप पढ़ रही हैं? बल्कि क्या आप पढ़ रही हैं? भैया, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, 2 मिनट के लिए सिर्फ। आपके ऊपर भी जो है एक शेर है, और क्या? शेर कुछ इस कदर से है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। सुना था हमने आदम का रुखसत होना जन्नत से, मगर बड़े बेआबरू हो कि तेरे कूचे से हैं ना मीरा जी? सही गजल है सर, ना ये ये? किसके लिए था? आपको शौक है गजल वगैरह का? अच्छा, गजल भी एक बड़ी खास आर्ट है। हम गजल पढ़ते हैं तो अपने आप गजल में बदल जाती है। शक्ल भी होनी चाहिए गजल पढ़ने के लिए, नहीं? तो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ फिलोसफी ऑफ पाइथागोरस। दिल थाम करके पढ़िएगा, पूरी मोहब्बत पूरी आरज़ू के साथ पढ़िएगा। बहुत बेहतरीन फिलोसफी। पीरियड इनका 600 BC के आसपास का रहा है, नियर अबाउट 600 BC। ठीक है, इनको क्या कहा जा सकता है? पाइथागोरस को कई बार फाउंडर ऑफ मैथ्स कहा है। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ मैथ्स आप इनको बोलते हैं। कहां पर? ग्रीक वर्ल्ड में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मैथ्स। इनकी खासियत क्या है? अब जब हम देखते हैं कि मैथ्स, इनकी फिलॉसफी की अगर हम देखें कि खासियत क्या रही है, तो एक तो पहली चीज है कि बहुत सिस्टमैटिक इन्होंने दिया, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स की वजह से सिस्टमैटिक हुए। मैथ्स की वजह से साइंटिफिक अप्रोच को इन्होंने बहुत बढ़िया जो है यूज किया है। लेकिन इसके अलावा ये न सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के चलते हैं, बल्कि मिस्टिसिज्म को भी अपनाते हैं। तो इनके दर्शन की खासियत है कि एक तरफ तो ये साइंटिफिक एनालिसिस को लेते हैं, और दूसरी तरफ ये मिस्टिसिज्म को भी अपनाते हैं। यानी कि वैज्ञानिक विश्लेषण तो ये लेते ही लेते हैं,
अगर मैं इस बात को हिंदी में कहूँ और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ साथ रहस्यवाद को, रहस्यवाद क्या होता है इस बात को जो है थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। तो आइए जरा इस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि व्हाट इज द मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद क्या है। जब हम कुछ बातें कहें जो लगे, मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं रहस्यवाद को बहुत आसान से शब्दों में कहने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे, मैं आपसे कहूं आप समझ तो रहे हैं ना, पर क्या समझ रहे हैं ये स्पष्ट ना किया जाए, यानी कि कुछ कहा जाए और कुछ बातें अंदर ही छिपी रह जाएं, ये है मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, यानी कि रहस्य बना रहे। एक बार आप लोगों ने साईं बाबा का नाम सुना है, शिरडी वाले साईं बाबा। आजकल उनके खिलाफ भी जो है दूसरे बाबा लोग पड़ गए हैं, है ना। सबका जो है धंधा चलना चाहिए, सबकी दुकान चलनी चाहिए, ठीक है। वो भी कुछ रहस्यवादी ही थे शिरडी वाले साईं बाबा, और कुछ रहस्यवाद बाकी बाबाओं में भी हैं। तो एक बार जब साईं बाबा जीवित थे, और साईं बाबा का टाइम पीरियड क्या रहा है, ब्रिटिश टाइम में रहे हैं, है ना। तो उस समय जो है क्या होता है कि एक बार एक पठान साईं बाबा से मिलने जाता है। मैं ये पूरी स्टोरी जो है साईं बाबा के बारे में समझा रहा हूँ रहस्यवाद को समझने कि जब साईं बाबा जीवित थे तो एक जो है पठान मिलने जाता है, और ये दोपहर का समय था, और दोपहर के समय में साईं बाबा अपना जो है कुटिया बंद करके अंदर सोते थे। लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पठान कहीं दूर से आया था और वो तेजी से जो है सीधे उनके कमरे में घुसा, और जितना तेजी से गुजरा उतना ही तेजी से लाहौल मेरा कुव्वत, तौबा तौबा, ये साईं बाबा को मार डाला लोगों ने, इस तरह से जो है चिल्लाता हुआ बाहर। पूरे गांव में आग सी फैल गई बात कि साईं बाबा को किसी ने मार डाला है। उसने कहा मैंने देखा उनकी मुंडी अलग, उनके हैंड्स अलग, उनके टांगे अलग, सब अलग अलग पड़ा हुआ है। तो लोग कुछ देर के बाद लोग इकट्ठा हुए तो गए भाई अंदर देखने के लिए साईं बाबा को किसने मार डाला। तो देखे साईं बाबा बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या पठान झूठ बोल रहा था? नहीं। एक योग जो है आजकल योगा कराते हैं ना बाबा लोग, पेट वेट फुला करके, योग में एक योग होता है हठ योग, और उसमें क्या होता है कि आपको जब आराम करना हो तो अपनी मुंडी निकालिए अलग रख दीजिए, हैंड्स निकालिए अलग रख दीजिए, लेग्स निकालिए अलग रख दीजिए, एंड इट्स नॉट कॉमेडी, ये पॉसिबल है ना, ये बिल्कुल संभव है। जो लोग हठ योग में होते हैं वो करते हैं। अब आप मुस्कुराए तो आप क्यों मुस्कुराए? क्योंकि आप जितना जानते हैं उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। पर सवाल एक बार बताइएगा, क्या आप सब कुछ जानते हैं? तो अगर आप ये जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उसके जान जाने पर आप मुस्कुराए क्यों? इससे हम क्या जान जाए आपके बारे में? आए? आप लोग कभी अ, मैं एक वीडियो भेजूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप पर, सुनिएगा, करीबन 40-45 मिनट का है, आप लोग थोड़ा फॉरवर्ड वगैरह करके
कि जो अलग अलग बाबा लोग राम कथा कहते हैं ना, अगर उसे फिलोसोफर को वही राम कथा बतानी हो तो वह राम कथा एक्चुअल में है क्या। और सुनिएगा, आप लोग दावे के साथ है कि आप लोग की खोपड़ी घूम जाएगी, फिर आप ही अपनी खोपड़ी ऐसे निकालेंगे और बगल में रख देंगे। ठीक है, एवरीवन मस्ट। मैं बाबा बनने की तैयारी में हूं, पर मैं सोचता हूं कि अगर मैंने राम कथा सुनाना शुरू कर दिया इस तरह से, तो शायद जूता चप्पल की दुकान में खोल दूं। इतने पड़ेंगे मुझको। ठीक है, बट विद्वान लोग सुन सकते। आप अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। अमीर खुसरो जो भी बातें करते हैं उनमें रहस्य होती है। अमीर खुसरो के लिखे हुए गाने बॉलीवुड में काफी फेमस हैं। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कभी, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। तो इसका जो मुखड़ा गाते हैं वो ऐसे है कि अपनी सी छवि बना के जो मैं पी के पास गई, और जो देखी छवि पिया की तो मैं अपनी भूल गई। अपनी सी छवि यानी कि अपनी जैसी ही, जैसा मैं हूं वैसा ही हो करके जब मैं अपने पिया के पास गई, और पिया की जब वहां पर छवि देखी तो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रेतों से नैना मिला के। या फिर वो जो एक गीत है, दमादम मस्त कलंदर, है ना, दमादम मस्त कलंदर, ये भी अमीर खुसरो ने ही लिखा है। और इसके बोल में अमीर खुसरो आगे लिखते हैं कि चार चराग बरन द्वार तुम्हारे, पांचवा बारण में आई सफीसा मस्त कलंदर। कि चार चराग जल रहे हैं, चार एलिमेंट्स हैं, और पांचवा बारण में आई, यानी कि जो बोल लिखे गए हैं और जो शब्द कहे जा रहे हैं उन दोनों में बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप, रहस्यवाद वही होता है जो इशारों इशारों में किसी बात को कह जाता है, वह पूरी बात को खुल करके नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उसका मानना है कि जो अनुभूतियां मुझको हो रही हैं, जो एक्सपीरियंसेस मुझे हैं, वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला, है ना। मैं जैसे किसी के बारे में कोई प्रेडिक्शंस वगैरह देता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं आपको कैसे पता चला। मैं खुद भी नहीं जानता कि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि ये अनुभूति मुझ में कहां से आ रही है ना। तो ये रहस्यवाद है। वैज्ञानिक अप्रोच क्या है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा प्रेजेंट कर दिया जाए, ये साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक प्रस्तुति है। जैसा जाना, जैसा समझा, वैसा प्रस्तुत कर दिया। और रहस्यवाद कहता है कि जैसा जाना वैसा कभी आप कह ही नहीं सकते। यानी कि एक गूंगा व्यक्ति है, मयूरी, महाराष्ट्र में भी मराठी लोग गूंगे होते हैं कोई कोई। हाँ सर, तो वो लोग होते हैं कैसे सर। बोलते हैं? अगर उनको किसी को बताना हो कि इधर से मत जाओ, तो मराठी में वो व्यक्ति कैसे बोलेगा? इकडे नका जाओ, गूंगा है तो कैसे बोलेगा? इशारों से सर। तो इकड़ा नको जाई कैसे जो बोलेगा फिर? सर मैं गूंगी नहीं हूँ, मेरे को इशारे नहीं आते सर। इशारे आपको नहीं आते, लेकिन पूरी क्लास के दौरान आप सामने से गुजरने वाले शख्स को इशारों में ही बात करते। नहीं सर, कोई नहीं है इधर। जब होता है तब की बात कर रहा हूँ।
जब से आप क्लास ले रही हैं तब से 2 लोग आपको जो है हाय हेलो करते हुए पास किए। हाँ सर, वो लड़कियां होती है सर तो। आप मैंने आपको बताया ना, आप वो उपाय करिए। आते हैं तो जैसे गूंगे ने कोई मीठा बेर खा लिया हो, गुड़ खा लिया हो, एनी स्वीट जो आप लोग के पसंद की है। नमीरा, कौन सी स्वीट आपकी फेवरेट है? रसगुल्ला। ये यूरोसमा से मेरी बातचीत के बाद आपने बना लिया है, हैं? पर रसगुल्ला नहीं, अक्सा ने मेरे को कुछ और खिलाया था ना, कोई वो मिल्क केक टाइप का था, यस सर। पर अच्छा था। हाँ सर, बहुत अच्छा होता है वो, महाराष्ट्र में फेमस है सर। नहीं, पूरे भारत में फेमस है मिल्क केक की इसमें। तो अब जैसे किसी ने बहुत सर, स्वादिष्ट मिठाई खा ली और वो गूंगा है, तो वो अपने शब्द में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यही रहस्यवाद है कि आपको जो एक्सपीरियंसेस हुए, आप ये मानते हैं कि एग्जैक्टली इन द वर्ड्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो पाइथागोरस की फिलॉसफी में क्या है? इन द ट्रेडिशन ऑफ पाइथागोरियन फिलॉसफी, कि एक तरफ साइंटिफिक अप्रोच भी है और दूसरी तरफ मिस्टिसिज्म भी है। दोनों का इन्होंने बड़ा सुंदर जो है मिलन करा दिया। ठीक है ना? आते हैं जरा और भी लेते हैं, तो हम और आगे कैसे बनाएंगे। ये आपको समझ में आ गया ना, रहस्यवाद मुझे समझाना था। तो इनकी जो है मिस्टिसिज्म था। अब इनकी फिलॉसफी की और क्या खास बात है, अगर मैं उसको रखूं तो पाइथागोरस कहते हैं कि ऑल सब्सटेंसेस, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, ऑल सब्सटेंसेस आर नंबर्स। क्या है? सभी पदार्थ संख्या है। अब देखिए, एक मैथमेटिशियन है, ऐसे ही सोचेगा। और ये आगे कहते हैं, ये कैसे, इसको हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। एक और इनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि म्यूजिक इज अ टूल टू क्योर द मेंटल डिसऑर्डर्स। यानी कि संगीत के माध्यम से मानसिक दोषों को दूर किया जाए। संगीत के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? संगीत के माध्यम से आप मानसिक दोषों को दूर, ठीक है। जैसे मैं भी बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा सिंगर, है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मयूरी। जब भारत और पाकिस्तान का अभी रिसेंट टसल चल रहा था, तो मैंने भारत सरकार को रिटन एप्लीकेशन दिया था कि आपको बम गोले चलाने की जरूरत ही नहीं है ना। क्या मैंने उनको बोला? आपको बम गोले चलाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप मुझे बॉर्डर पर भेज दीजिए गाने के, और मेरे जैसे ही कुछ और लोगों को अलग अलग जो है मिलिट्री पोस्ट पे बैठा दीजिए। हम गाना गाएंगे, हिमालय की बर्फ पिघल जाएगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे और पाकिस्तान ऐसे ही तबाह हो जाएगा, उनके टैंक फट जाएंगे। उनकी जो उन्होंने जो है ये तमाम जो है क्या विचार करके रखते हैं,
टैंक वगैरह ब्लास्ट करने के लिए, कुछ तो बोलते हैं उनको, वो सब अपने आप सब फट जाएंगे, उनके डैम्स फट जाएंगे और पाकिस्तान कंप्लीटली तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ साथ तो चीन भी बर्बाद हो जाएगा। पर गवर्नमेंट ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि जब हिमालय का पानी पिघले तो वो हमारी तरफ भी आकर के तबाही मचा दें, हमारे भी जो है ब्रह्मोस वगैरह फट जाए, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली वो मुझको भूल लेंगे। पर ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके संगीत से, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ पर है, माँ की लोरियाँ। सुला देती है ना। खुशी, आप भी गाना गाती हैं? नहीं भैया। क्यों, सिर्फ सुनती हैं? हाँ, कभी कभी वो भी। कभी कभी। तो बाकी टाइम पे आप क्या देखती हैं रील में? मैं भैया यूट्यूब पर शॉर्ट्स आते रहते हैं, वही देखती रहती हूँ बस। उसमें क्या देखती हैं आप? उसमें भैया कुछ भी हो सकता है, या फिर डांस हो सकता है छोटे क्लिप्स में, या फिर किसी का तो ब्लॉग हो डांस सकता है। करती हैं आप? मुझे बिल्कुल नहीं आता। पसंद है मुझे लेकिन आता नहीं है। मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ। आपको पता है, मैंने बॉलीवुड में भी डांस सिखाया है लोगों को। ये जो लड़का है ना नया नया, सनी देओल नाम का, उसको डांस मैंने ही सिखाया है ना। पहले के ज़माने के जितने हीरो हुआ करते थे, मनोज कुमार वगैरह, सबको डांस मैंने सिखा रखा है। आते हैं तो म्यूजिक के बारे में इन्होंने बात किया। व्हाट इज द म्यूजिक? म्यूजिक इज अ टूल टू क्योर द मेंटल डिस। और अगली लाइन पर आप लोग खुश हो जाएंगे, और वो क्या है? द नेक्स्ट लाइन इज, मैं पूरा कलर वलर चेंज करके लिखूंगा इस लाइन को, कि फिलोसफी इज द बेस्ट। फिलोसफी दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक है। कैसे, ये कैसे कहते हैं? फिलोसफी इज द बेस्ट म्यूजिक कहने का सेंस क्या है, इसको समझिए। तो ये कहते हैं कि जैसे जब म्यूजिक बजता है, संगीत फूटता है, तो संगीत में 7 स्वर होते हैं, है ना, सारे गामा पधा नी। और इसी तरह से जो वेस्टर्न म्यूजिक है, उसमें भी ला राम पा ऐसे करके जो है वो चलता है, उसमें भी 7 ही हैं। और कहते हैं कि जब म्यूजिक चलती है तो अलग अलग सुर और ताल जितने होते हैं, वो सब एक ही संगीत की धारा में चलते हैं। कोई तबला बजा रहा होगा, कोई बांसुरी बजा रहा होगा, कोई हारमोनियम बजा रहा होगा, और आज भी सब वो सब क्या क्या लेकर के गाते बजाते रहते हैं, तो वो भी इसी में चलता है। कहते हैं कि अच्छा, तो वो सब म्यूजिक के जितने अलग अलग सोर्सेज हैं, वो सब एक ही ताल को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग नहीं। इसी तरह से दुनिया में जितना भी नॉलेज है, वो सब के सब अलग अलग होते हुए भी
एक ही फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जरा आप लोग लिखिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश में लिखवाता हूं। इस लाइन को जरा लिख लीजिए, काम में आएगी। जस्ट एज इन म्यूजिक, different notes emit the same tone. Just as in music, different notes emit the same tone. Similarly, in philosophy, all the material things in the world, similarly, in the philosophy, all the material things in the world, despite being different from each other, despite being different from each other, sing the praise of the same principal element. Same principal element. क्लियर? खुशी बेटा, आपको समझ में आई ये बात? नहीं भैया। जैसे संगीत में अलग अलग जब गाना बजता है तो अलग अलग जो है उसमें चीजें बजाई जाती हैं ना, जैसे कि बांसुरी, तबला, हारमोनियम, कोई गा रहा होगा तो कोई पीछे से उसमें ताल मिला रहा होगा, लेकिन सब मिलाकर के एक ही गाना बनता है ना। इसी तरह से इस दुनिया में कई सारी चीजें हैं और वो सारी चीजें एक ही सर्वोच्च तत्व की ओर इशारा करती हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह एक ही सर्वोच्च तत्व की ओर इशारा करती है। ये बात समझ में आई? ठीक है यार। अब जरा आगे लिखिएगा एक और बात। कितना पाइथागोरस को पढ़ करके देखिए। पाइथागोरस जो है बहुत अभी छोटी छोटी बातें हम लोगों ने की। अब थोड़ा सा फिलॉसफी खोलेंगे। भैया एक बार ये थ्योरी रिपीट करना। ये जो अभी बोले हैं, मतलब लिखना है उसको या उसको एक्सप्लेन करना है? हाँ, इंग्लिश में। लिखना है कि एक्सप्लेन करना हाँ, है? लिखना है भैया। देखिए, जिस लिखना प्रकार है। संगीत में, नहीं, इंग्लिश में ही बता दीजिए। देखिए इंग्लिश में ही, कि जस्ट एज इन म्यूजिक different notes emit the same tone. Similarly, in philosophy, all the material things in the world, despite being different from each other, sing the praise of the same principal
एलिमेंट। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर पाइथागोरस की फिलॉसफी को हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, माइलेशियन फिलॉसफी, है ना। कल हम लोगों ने जो है मेनली चर्चा किया था माइलेशियन फिलॉसफी, और माइलेशियन फिलॉसफी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा कंसीडर किया किसको, मैटर को। सुप्रीम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो वो क्या था, मैटर था। अब यहीं पर अगर हम पाइथागोरियन फिलॉसफी को जो है कंसीडर करें, तो इन्होंने मैटर से ज्यादा किस चीज को कंसीडर किया है, मैटर से ज्यादा इन्होंने कंसीडर किया है फॉर्म को। ठीक है, मैटर से ज्यादा किसको कंसीडर किया है, फॉर्म को। अब सवाल उठता है कि फॉर्म क्या है ना। तो अगर मैं इस बारे में बात करूं कि व्हाट इज अ फॉर्म, तो मैं इस बात को जो है कह सकता हूं कि फॉर्म मतलब एक तरह का आकार। जैसे कि 3 मुर्गी हैं यहां पर, कौन है नमीरा, 3 मुर्गी, है ना। अब मयूरी कंफ्यूजन समझ रही हो नमीरा का क्या है? मुर्गी मतलब मराठी में लड़की, और जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो है मुर्गी। तो मैं मुर्गी नहीं मुर्गी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अब 2 मुर्गी बची, दोनों की शकल, सूरत, हाइट, नाम, एथनिसिटी सब चेंज है, पर दोनों ही मुर्गी हैं। यानी कि आप लोग का जो मैटर है वो डिफरेंट है, मैं वो मुर्गी नहीं हूं, ठीक है। तो क्यों आप दोनों मुर्गी हैं और मैं मुर्गी नहीं हूं, वो डिफरेंसेस क्या है नवीरा? इसमें तो सर मेरी जेंडर ही अलग है ना। जेंडर अलग क्या है, जेंडर तो आपने एक कॉमन नाउन बोली, ना फॉर्म ही अलग है। देखने में क्या अलग है? देखने में सब कुछ मतलब फिजिकल अपीयरेंस से लेकर के बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है ना। अब जैसे कि आप लाख कोशिश कर लो, आपके मूछें नहीं आएंगी, ठीक है ना। और मैं लाख कोशिश कर लूं, आप जैसे मेरे बाल नहीं है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंस, वी आर डिफरेंट। तो ये जो आकार है, शेप है, उसने हमको और आपको अलग किया। बट एज ए ह्यूमन बीइंग, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मुर्गी मुर्गा डिफरेंट आए हैं, राइट मयूरी? हाँ मयूरी, अब अपने दिमाग से बोलो, थांबा थांबा
लड़े क्लास मध्य बसा। यस सर। ठीक है ना, यही क्लास में ही रहो। ये जो भटकाव है ना बेटा, इससे शादी होती है। आप चाहते हो कि 2026 में आपकी शादी ना हो? नहीं सर, कभी नहीं चाहती। कभी भी नहीं चाहती आप शादी हो? नहीं सर। एक तो वैसे भी जितने लड़के हैं उन पर लड़कियां कम हैं, और ऊपर से 2-4 आप जैसी हो जाएं, बताइए क्या होगा। हमें तो लगता है कि लड़कियों को 2-2 शादी करनी चाहिए। मजाक में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आजकल वैसे भी वायरल होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। मैं तो इस तरह के स्टेटमेंट बोल करके भी वायरल नहीं हो पाता हूँ, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, पर ये अभी आपने जो झूठ बोला ना, वो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कि आप कभी भी शादी नहीं करना चाहते। गालिब याद आते हैं फिर से मुझे, हालांकि गालिब हिंदी में आके गालिब हो जाते हैं, वरना गालिब थे। ठीक, तो हिंदी वाले ही रहने दें, ज़्यादा आसान है, टंग ट्विस्टर हो जाते हैं, वरना वो गालिब जो है कहते हैं। आपके लिए कहा है मयूरी, आपके लिए उन्होंने नीचे लिखा भी था ब्रैकेट में कि मयूरी के लिए विशेष है, और लिखा है कि हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा। ठीक है, तो आप इस तरह से चाहिए तो अपने जो है पिताजी को आप बता सकती हैं, पर हम अंतर्यामी हैं। आपका शादी करने का मन नहीं होता है, ये बात पूरी तरह से गलत है। आपका शादी करने का अब तक 2 बार मन हो चुका है। ठीक है, करीबन 6 महीने नहीं पहले सर। आपके मन में जो है शादी करने का ख्याल होता था। सर नहीं सर। ऐसा मैं पर्चा लिख करके, नहीं तुम ऐसे बोलो ना हाँ सर, तो फिर मेरे पास मुंह की भीड़ लगेगी कि सर मन की बात जानते हैं। ठीक है, शादी करने का नहीं होता सर, जो मुझे है मन मैं मेरा। बाबा नहीं बन पा रहा हूँ, तो चलो टीचर ही बन जाता हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पर क्लास में रहो बेटा, मन में जो है ये ख्याल नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। यस सर। ये जो क्रम टूटा है वो गलत था। आते हैं टू द यस पॉइंट, सर। फिर से अपनी जगह पर आते हैं। तो फॉर्म क्या होता है? अब जैसे कि कप्स आपने देखे होंगे, ठीक है ना, मेरा चाय पीने के लिए जो कप आते हैं, ठीक है ना, तो वो वर्ल्ड कप समझ रही, वो वाला नहीं। तो कप जो आते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के जो है कप आते हैं, लेकिन हम सबको कप बोलते हैं। क्यों? कुछ तो कॉमन है ना, कुछ तो है जो उनके अंदर कपनेस जैसा है, वही फॉर्म है। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ तो है जो फॉर्म के रूप में, जो अलग अलग होने के बावजूद सबको कप बना देता है। इसी तरह से आप 3 गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, मैं मेल हूं, हम लोगों में काफी डिफरेंसेस हैं, फिर भी हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। तो देयर इज समथिंग कॉमन, and that common element is making us human being, human beingness नाम की चीज। We all have the mobile, and our mobiles are different in again shape, size and everything,
बट स्टिल दे आर मोबाइल। तो यही जो अलग अलग चीजों को एक जैसा बना देता है, इसी को फॉर्म कहते हैं। और असली चीज क्या है? जो असली मसाला है वो इसका यही फॉर्म है। तो फॉर्म समझ में आया कि क्या है? पाइथागोरस किस पर बात कर रहे हैं? ठीक है, जैसे अलग अलग लोगों की आंख पर चढ़ा हुआ चश्मा अलग अलग होता है, फिर भी होता तो चश्मा ही है ना। मेरा कहाँ चला गया दिमाग? यही क्लास में थे, सही है ना? नहीं, ये तो मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि कहीं नहीं। जब भी कोई मुझसे झूठ बोलता है तो बोल ले, पर मुझे पता है कि झूठ ही बोल रहा है वो। तो आइए, तो अब ये क्या हुआ कि पाइथागोरियन फिलॉसफी में अब हमको क्या दिखने लगा? फॉर्म दिखने लगा। अब ये फॉर्म जो है जिसको कि पाइथागोरस डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये फॉर्म है कैसा एग्जैक्टली अगर 1 मिनट जरा इसके बारे में बात करें। आई मस्ट फोन ऑन चार्जिंग, तो अच्छा, तो ये फॉर्म है कैसा? तो ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म जो है वो एक्स्ट्रा सेंसरी है। कैसा है? ये हिंदी में इसको द्रव्य लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? हम विज्ञान लिख सकते हैं या इसको आकार लिख सकते हैं। ठीक है, आकार लिख सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेंसरी मतलब इंद्रियातीत है, यानी कि यह हमारे इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, ये हमारे सेंसेस के दायरे के बाहर है। इट इज बियॉन्ड आवर सेंसेस। ये कैसा है? ये यूनिवर्सल है, यानी कि आप तीनों लड़कियों में यह 3 अलग अलग तरीके से नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? 3 अलग अलग तरीके से नहीं, एक ही जैसा होगा। आप तीनों 3 अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो लड़कीपन है, जो गर्लनेस है, वह एक जैसा होगा। और दुनिया में जितनी भी लड़कियां होंगी उन सब के लिए वह एक ही है। तो यह हमेशा यूनिवर्सल होगा। 140 करोड़ में नर भी हैं, नारी भी हैं, किन्नर भी हैं, लेकिन उन सब में इंडियननेस होना यूनिवर्सैलिटी। तो अपने ही क्लास में यह हमेशा यूनिवर्सल रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी है, यूनिवर्सल है, और क्या है? इसको आप कह सकते हैं कि इट इज आइडिया। कई जगहों पर इसे आइडिया के रूप में रखा गया। आइडिया के रूप में कहने का मतलब क्या है? कि प्योर फॉर्म नहीं, मतलब कि मैटर इसमें बिल्कुल नहीं, मैटर नहीं है, द्रव्य नहीं है, यह विशुद्ध आकार है, यह केवल विशुद्ध रूप है। हम इस दुनिया में जितनी चीजों को देखते हैं वह द्रव्य और रूप, मैटर और फॉर्म का मिला जुला रूप है। हमारे पास शेप भी है, हमारे पास साइज भी है, पर अगर हम बात करें तो शेप फॉर्म देता है और साइज जो है वह मैटर देता है। तो शेप और साइज जो दोनों, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल भी है, आइडिया भी है। इसकी खासियत और क्या क्या है?
अगर हम कहें कि फॉर्म कैसा है, ठीक है ना, फॉर्म कैसा है, इस पर बात करें तो इसके अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है वह पहली क्वालिटी होती है कि यूनिवर्सैलिटी होती है। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि अलग अलग कप्स को यह कप बनाता है। इसके अंदर हार्मोनी होती है, ठीक है। तो ये तीनों जो गुण हैं वो इसी की वजह से आते हैं। तो फॉर्म से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में जहां कहीं भी यूनिवर्सैलिटी है, यानी कि सामान्य होना है, जहां पर भी सामंजस्य है, समन्वय है, और जहां कहीं पर भी सामंजस्य है, यह सब किसकी वजह से है? सामान्य, समन्वय और सामंजस्य, यह तीन के तीनों इसी फॉर्म की वजह से आते हैं। ये बात सही है। अब इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि सब्जेक्ट ऑफ द मैथ क्या है। क्योंकि मैथ पूरी तरह से फॉर्म है, तो इन्होंने कहा कि सब्जेक्ट ऑफ मैथ इज द साइंस, यानी कि गणित का विषय विज्ञान है। एक स्टेटमेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि गणित का विषय क्या है? गणित का विषय विज्ञान है। ठीक बात है ना? आगे कहते हैं कि ऑल मैटेरियल substances are weak copies of या poor copies of forms। तो ये क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ, इस संसार में जितने भी चीजें हैं, वे सब के सब आकार की खराब कॉपीज हैं, खराब प्रतिकृति हैं, कमजोर प्रतिकृति। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वह सब खराब प्रतिकृति। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देने की, कैसे हम इस बात को रखेंगे? जैसे आप लोग आईना देखते होंगे तो खुद को सुंदर भी समझते हैं। आईना देख के बोले ये संवरने वाले, ये मौत मरेंगे उफ, ये मुझ पे मरने। ये भी एक बढ़िया। जरा इसी बात को, अब आप आईना देख करके खूबसूरत समझते होंगे तो कौन खूबसूरत है सबसे ज्यादा? चलिए आप लोग ये बताइए कि आप तीनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? आप तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? बताइए भाई।
है ना? कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है बताइए, नमीरा आप बताइए, आप तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? बोलिए। तो मेरे लिए खूबसूरत का डेफिनेशन इज नॉट लुक वाइज या अपीयरेंस। जैसे भी हो, चलिए हम लुक वाइज मतलब आप बताइए। आपके लुक वाइज है। मैं लुक वाइज ही पूछ रहा हूँ कि आप तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। आपका जो है प्रश्न मैंने कठिन करना चाहा, इसलिए मैंने खुद को हटा लिया, वरना तो मैं नंबर 1 पर आ ही जाता। नहीं खुशी है, मैं रोज लक्ष्य से नहाता हूँ, अब मयूरी संतूर से नहाती है मयूरी। बताइए ना मीरा। मेरा पूरी क्लास का टाइम नहीं है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड इट। खामोशियों का, खामोशियों का हासिल भी है एक लंबी सी खामोशी। किसका नाम दिया आपने? सर हम सोच रहे हैं कि इसको जवाब कैसे दे इस क्वेश्चन का। हम आपका मदद कर सकते हैं इसमें, मुंह से दी। वाओ। अब बताइए, ये सवाल तीनों लोग से, तीनों लोग जवाब दीजिए एक साथ, 2 मिनट के अंदर। बोल खुशी, तुम तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? मयूरी बोला। बोलो यार, तुमको पूरी क्लास ही खा गए। ये सब रिकॉर्डिंग पे जाएगी, आप लोग तैयार रहिएगा। जल्दी बताइए। मयूरी, नमीरा। सर नहीं पता। नहीं पता तो नहीं ऑनलाइन थोड़ी सर। देख करके बताना है, बताओ। सर खूबसूरती दिखने से ही थोड़ी पता चलती है देख सर। करके ही बतानी है। सर फिर भी वो कैमरा में। जितना कैमरे में दिख रहा है उतने से बताओ। नहीं पता चल रहा है सर। जितना पता चल, ये डिप्लोमेटिक नहीं बनाओ। सर आप पहले नमीरा दीदी से पूछ लो, उसके बाद मैं आंसर देती हूँ सर। देखा इसकी चालाकी, तुमको बार बार दीदी जानती क्यों बोल रही है, ताकि तुम ज्यादा एजेड लगो और वो कम एज की लगे। नहीं सर, मुझे लगा वो मेरे से बड़ी है इसलिए मैं उनसे दीदी बोलती हूँ। कैसे पता लगा? लगा सर मेरे को कैमरा ऐसा। देख, मतलब उसकी शक्ल तुमको ज्यादा एजेड लग रही है। नहीं सर, आपने बोला था ना उन्होंने मेंस भी लिखा है तो मेन सर तो मुझे 21 लगा। साल की उम्र में भी कोई लिख सकता है। तो सर मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट था ना, पहली बार, तो सर मेरे को लगा मैं तो नहीं लिख अच्छा, सकती पहली तो। बार में पहला अटेम्प्ट था, वेरी नाइस। सर मेरा
इस साल में पहला अटेम्प्ट था, ऐसा बोल रही हूँ सर मैं। मतलब कुल मिला करके तुम जो है यही साबित करना चाहती हो कि वो ज्यादा एजेड हैं। सर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सर। जमीला दीदी आप मेरे से बड़े हो ना? अगर एक अटेम्प्ट लिखा है तो बहुत बड़े हैं। हाँ। वो एक अटेम्प्ट ही 26 साल की उम्र में लिखी है। कौन सर? क्या? अच्छा, ठीक है, अभी खूबसूरती पर आ जाते हैं। आगे चलो, आसान कर देते हैं आप लोग। ऐश्वर्या राय, रेखा और श्रीदेवी में से ज्यादा सुंदर कौन है? आपको कौन लगता है? पर्सनल चॉइस। रेखा। हाँ, मुंबई से होना, बगल में ही अमिताभ बच्चन होंगे। नहीं सर ऐसा नहीं, बट मुझे अच्छी लगती है वो। नमीरा, योर चॉइस। श्रीदेव। श्रीदेवी, नागिन टाइप। सबकी चॉइस की वजह देखो। खुशी। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। यानी कि खूबसूरती, तीनों खूबसूरत हैं, ये तो हम मान सकते हैं। ठीक है, परंतु तीनों की खूबसूरती परफेक्ट खूबसूरती नहीं है। तो परफेक्ट खूबसूरती कहीं तो होनी चाहिए जिसके कंपैरिजन में इनकी खूबसूरती में कुछ न कुछ कमी बाकी ही रह गई। ये परफेक्ट खूबसूरत नहीं हो पाए, तो समथिंग इज लैकिंग देयर। इसी तरह से परफेक्ट सर्किल हम कभी भी नहीं ड्रॉ कर सकते। तो परफेक्ट सर्किल का एक आइडिया है कहीं पर, जिसको कि हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपनी कॉपी पर। तो फॉर्म जो होते हैं वो परफेक्ट आइडिया हैं। फॉर्म्स क्या हैं? फॉर्म्स आर द परफेक्ट आइडियाज, और हम उनकी इम्परफेक्ट कॉपीज हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम द इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द परफेक्ट human being. You are also imperfect copy of the human being. No one is here the perfect copy of the perfect idea. Nothing is. तो इस संसार में जितनी चीजें हैं वे सब क्या हैं? अपूर्ण हैं। उनमें से कोई भी चीज पूर्ण नहीं है। ठीक है ना? इस बात को आगे चल करके करीबन 300 साल के बाद इसी बात को प्लेटो एक्सेप्ट करेंगे। कौन एक्सेप्ट करेगा? इस बात को अभी कौन बोल रहा है? पाइथागोरस। लेकिन आगे चल करके आप लोग इसे प्लेटो की भी फिलॉसफी में देखेंगे। यू विल फाइंड the impact of this statement on the philosophy of Plato. ठीक है, इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि ये जो पाइथागोरस है ना, इन्होंने एक एकेडमी टाइप का बनाया। ठीक है, और उसका नाम इन्होंने क्या रखा? आईएएस मार्गदर्शक। पाइथागोरस ने जो एकेडमी बनाई उसका नाम क्या था? बोलिए जल्दी फटाफट। इस एकेडमी का नाम क्या रखा था इन्होंने? बोला मुंह से। आईएएस मार्गदर्शक। ये झूठ है और हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी कोचिंग, और मैं चाह रहा था कि मैं अपनी कोचिंग की ब्रांडिंग करूं। ठीक है, इन्होंने जो बनाया उसका नाम इन्होंने रखा था सोसाइटी। तो इन्होंने इस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते थे वो सब के सब
फिलोसफर्स होते थे। इस सोसाइटी में क्या मिलेंगे आपको आगे चल करके? मेंबर्स मिलेंगे। तो ये मेंबर्स कैसे होंगे? ये सारे के सारे फिलॉसफी वाले होंगे। नंबर 2, ये कैसे होंगे? ये सब के सब जो है, अगर आप जाकर के उनसे मिलेंगे तो रिलीजियस होंगे। तीसरी चीज क्या होगी इनके बारे में कि ये मिस्टिकल होंगे, ठीक है। चौथी चीज इनके बारे में क्या हम लोग जो है कह सकते हैं, ये फिलॉसफी दार्शनिक होंगे, धार्मिक होंगे, रहस्यवादी होंगे। चौथी चीज क्या होगी कि ये लोग बहुत एथिकल लाइफ जीने वाले होंगे। ये आगे चल करके प्लेटो के रिपब्लिक में जो हमने स्टेट पढ़ते हैं, उस स्टेट की कल्पना से ये मिलता है। एथिकल यानी कि नैतिक जीवन वाले मिलते हैं, नैतिक जीवन जीते हैं, ठीक है ना। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बिलीव करते हैं। इनका बिलीव किस में होता है? तो इनका बिलीव जो होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है? वो एक होता है, ये बिलीव करते हैं, एक करते हैं ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में। इसको हम लोग ABCD कर दें, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में, यानी कि ईश्वर की, जितने भी रहस्यवादी हैं सब के सब ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं। किसमें है विश्वासी? ईश्वर के अस्तित्व में। और किस चीज में ये विश्वास करते हैं? ये विश्वास करते हैं सैक्रिफाइसेस में, यानी कि त्याग में। ये विश्वास करते हैं पिनेंस में, यानी कि तपस्या में। और किस चीज में ये लोग विश्वास करते हैं? ये लोग विश्वास करते हैं रिस्ट्रेंट्स में, संयम में, ठीक है ना। त्याग, तपस्या और संयम में ये लोग विश्वास करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा में, यानी कि कर्म सिद्धांत में। कर्म सिद्धांत से आगे की बात हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि 10:30 होने जा रहा है। तो आप लोग क्लास में थोड़ा 5-10 मिनट लेट करके आते हैं, ये मत किया करिए आप लोग।